हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी। आज की वीडियो में हम हमारे सीरीज का जो थर्ड पार्ट है वो कंटिन्यू करेंगे। हमारी सीरीज चल रही है 600 टॉपिक्स की, जो आने वाले मेंस के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन रहेगा। आप सभी बच्चों को काफ़ी प्यार मिल रहा है और काफ़ी लोगों को हेल्प भी हो रही है इससे। तो ये सीरीज हमारी 600 टॉपिक्स की है। आज हम GS1 कंटिन्यू कर रहे हैं। इसका मॉडल सिंपल सा है, वन टॉपिक वन पेज, सिंपल। इसके बाहर कुछ भी नहीं देखना आपको। जो भी इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन इसी में आता है। इसके जो नोट्स हैं आपके टेलीग्राम पर शेयर कर दिए गए हैं और डेली वहीं शेयर होते हैं। और ये हमारा नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हो आपकी कोई भी प्रॉब्लम है ऐप और इसके थ्रू। तो आज की हमारे टॉपिक्स देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं। आज हमारे टॉपिक्स हैं ट्राइबल और पीजेंट अपराइजिंग्स, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, ज्योतिबा फुले है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। तो ये हमारे कुछ पर्सनैलिटी हैं जो कि बहुत ही लेजेंडरी पर्सनैलिटी हैं। इनका कंट्रीब्यूशन पूछा जाता है। पोस्ट इंडिपेंडेंस किस प्रकार से कंसोलिडेट किया गया, वल्लभ भाई पटेल का कंट्रीब्यूशन है। लैंड रिफॉर्म जो कि विनोबा भावे और उनका जो एजेंडा था भूदान ग्रामदान का, वो समझेंगे। पॉलिटिकल फिलोसफी है आपके पास, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, तीनों का एक एक पेज आपको मिल जाएगा आराम से। आईवीसी के जो साइट्स हैं, लोथल, धोलावीरा, रंगपुर, कुंटाकेसी, सुरकोटड़ा, इनकी मेन चीजें। और आपकी जो गुजरात की डायनेस्टी है, वल्लभी, जैसे मैत्रक हो गई, चालुक्याज हो गए, सोलंकी हो गई, मतलब चालुक्याज ऑफ गुजरात सोलंकी बोला जाता है, वाघेला हो गई, तो और गुजरात सल्तनत है। तो इनके बारे में 5-5 कीवर्ड आपके पास होने चाहिए पेपर में, अगर डायरेक्टली आ जाता है तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे 30 टॉपिक्स, 30 तक पहुंच जाएंगे हम और यहां से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जस्ट ए मोमेंट। चलो देखते हैं। अब ट्राइबल और जो पीजेंट अपराइजिंग है, हमें इनके स्पेसिफिक एग्जाम्पल बताने पड़ेंगे। प्रॉब्लम वही थी, ब्रिटिश राज की वजह से क्या हो रहा था कि सब लोगों को ऐसा महसूस हो रहा था कि हमारी कोई प्रॉपर्टी छीन ली, हमारे राइट्स छीन लिए, हमारा एक्सप्लोटेशन हो रहा है। तो हमारे पास कॉन्टेक्स्ट यही है कि जब जो रेबेलियंस हैं ये आपके कॉन्स्टेंट फीचर था बिगिनिंग से ही। ब्रिटिश एम्पायर ने जब जब एक्सपेंड करने की कोशिश करी, तब तब ये हुआ, बिकॉज उन्होंने इकोनॉमी में, एडमिनिस्ट्रेशन में, लैंड रेवेन्यू में जो चेंज लेके आए, उससे हमारा जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर था, भले ही वो हमारा एग्रेरियन हो, प्रोलॉन्ग सफरिंग हो, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई। अब इन्होंने जो चेंज करी उसके हिसाब से क्या हुआ कि जैसे ट्राइबल्स में आउटसाइडर आने लगे, एग्रेरियन में टैक्स बढ़ाने लगे, तो उससे क्या हुआ कि इनडेप्थनेस बढ़ने लगी, शहर बर्बाद होने लगे, गांव भी बर्बाद होने लगे। ऐसे करके थाउजेंड जमींदार, पोलिगार्स, उनका कंट्रोल छूटता चला गया। तो इसमें हम दो प्रकार की अपराइजिंग देखेंगे। पहला ट्राइबल। ट्राइबल का इशू क्या था? ट्राइबल का इशू मेन था उनकी ओनरशिप का। जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट आया कि ट्राइबल्स को लैंड जो उनकी ट्रेडिशनल हुआ करती थी उससे बाहर निकालने लगी। जैसे आप देखोगे उनकी लार्ज स्केल लॉस हुआ लैंड का, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बना दिया और सरकार ने कहा कि भाई आप शिफ्टिंग एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, आपको कस्टमरी ग्रेजिंग राइट्स नहीं मिलेंगे। और बाहर से जो लोग आए उनको डिकूज कहा गया। उन लोगों ने ट्रेडिशनल जो इगैलिटेरियन ट्राइबल सोसाइटी को डिसरप्ट कर दिया। तो काफी सारे रेबेलियन हुए, जैसे संथाल रेबेलियन हुआ, इसके लीडर थे सिद्धो एन कानू, इन लोगों ने लीड किया डिकूज के खिलाफ, है ना। फिर मुंडा अपराइजिंग हुआ, जिसको उलगलान या ग्रेट टूमोल्ट बोलते हैं। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट पास करना पड़ा। अलग से आपका संथाल रेबेलियन हुआ तो संथाल परगना बनाना पड़ा था। तो इन लोगों ने काफी सारा कोशिश करी। खासी, तिरुत सिंह वाला असम, ठीक है, फकीर सन्यासी बंगाल में, पागलपंती टीपू शाह, मोपला ये आपका केरल में, वेलुथम्पी साउथ त्रावणकोर में केरल में। और ये सारे जो सिस्टम थे इसके खिलाफ काफी तेजी से विरोध हो रहा था। अब पीजेंट में आप देखोगे, पीजेंट का मेन प्रॉब्लम क्या है कि एक तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम प्लस आपका फोर्स कमर्शियलाइजेशन। आपको इंडिगो रिबेलियन हो गया, संथाल हो गया, पवना हो गया, कहीं ना कहीं ये पीजेंट
पीजेंट के और ट्राइबल्स के जो कंसर्न थे ना वो ऑलमोस्ट सिमिलर से ही है, पीजेंट के भाई अपनी खेती को लेके थे, ट्राइबल अपनी लैंड को लेकर था। तो इस प्रकार चलता रहा और काफी सारे ये आगे तक चले, इवन चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, जब आप देखोगे ना चंपारण में इशू क्या था, इंडिगो का इशू था, और खेड़ा में इशू क्या था, टैक्स बढ़ाने का इशू था। तो वही प्रॉब्लम चलती रही। तो आपको स्पेसिफिक एग्जांपल क्या हो गई, संथाल, इंडिगो, डेक्कन राइट्स। डेक्कन राइट्स में क्या हुआ था 1875 में कि जो प्राइस बढ़ गया था उस, तो जो बही खाता वगैरह था वो लोगों ने चला दिए थे। इंडिगो इंडिगो राइट 1857 के बाद पहला बड़ा रिवोलियन। मुंडा, बारदोली, बारदोली में तो वल्लभ भाई पटेल को इसकी सरदार की उपाधि मिली थी। तो इन सब में क्या क्या फीचर थे आप यहां से देख सकते हो। इनके लीडर, तो आपको 5 से 6 मूवमेंट याद आने चाहिए, 5 से 6 उनके लीडर के नाम याद आने चाहिए, तब आप इसको अटेम्प्ट कर पाओगे। बाकी मैंने कीवर्ड डाल ही दिए हैं, ट्राइबल रेजिस्टेंस, पीजेंट मोबिलाइजेशन, कॉलोनियल एग्रीन एक्सप्लोटेशन, संथाल अपराइजिंग, बिरसा मुंडा, महलवारी, बारदोली, फॉरेस्ट राइट, ये सारे। अब यहां से जो क्वेश्चन बन सकता है, एग्जामाइन द मेजर कोज, करेक्टर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्राइबल एंड पीजन अपराइजिंग। तो आपका अगर ये क्वेश्चन 20 नंबर में आ जाता है तो 10 मार्क्स डिवोट कर दो ट्राइबल को, 10 कर दो पीजेंट को। इस प्रकार से आप इसको अटेम्प्ट करके देखना। 22 में देखते हैं स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का अगर हम नाम देखें तो उनका नाम है नरेंद्र नाथ दत्ता। इनका काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन है इंडिया की स्पिरिचुअल अवेकनिंग ने। तो इनका कुछ कुछ चीज आपको पता रहे, जैसे कि ये न्यूयॉर्क अमेरिका में गए, वहां शिकागो में गए, फिर इन्होंने कुछ बुक्स लिखी, नेशनल यूथ डे इनके नाम से बनाया जाता है, वो सारी चीज। तो ही वॉज एस्थेटिक फिलोसफर एंड सोशल रिफॉर्मर। और ये जो रामकृष्ण परमहंस थे उनके परम शिष्य थे। ठीक है, तो ये शिकागो जाते हैं अमेरिका में, वहां पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन हुआ था। इन्होंने वहां एक ऐसी बात कही थी जहां धूम मच गई थी अमेरिका में। इन्होंने कहा, माय डियर सिस्टर ब्रदर ऑफ अमेरिका। ऐसे ही हमारे मोदी जी ने जापान में बोल दिया कि मेरी छोटी बहन कमाइशी। तो ये देखो कि विवेकानंद जी से मुझे लगता है विवेकानंद जी का इंस्पिरेशन है। कैसे जब उन्होंने सिस्टर बोला था ना तो अमेरिका में आग लग गई थी। तो ये कौन है जो हमको भाई बहन कह के बुला रहा है, मतलब भाई बहन का मतलब होता है आपकी फैमिली जैसा, है ना, सब्जेक्ट्स नहीं समझते। तो इट वॉज ए लैंडमार्क इन द ग्लोबल ऑफ हिंदुज्म। यूथ डे हम इनके नाम से बनाते हैं, 12 जनवरी को हमारा यूथ डे होता है। तो इनका जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो वेदांत फिलोसफी को बढ़ाने में है। दरिद्र नारायण, इन्होंने ये कहा था कि पुअर की सर्विस करोगे तो भाई गॉड की सर्विस करोगे। तो इससे क्या होता है कि पुअर के प्रति इनका सिंपैथी, कंपैशन दिखता है। इन्होंने रामकृष्ण मिशन चलाया था। इनका 4 प्रकार का योगा फ्रेमवर्क था, राजयोग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। तो इनके बारे में आपको लिखना चाहिए। इनका बोर्न शिकागो में, रामकृष्ण मिशन हंस। इनकी जो कुछ पुस्तकें हैं ना, जैसे उद्बोधन, प्रभुत्व भारत, कोलंबो टू अल्मोड़ा, ये आपका माई मास्टर, ये आपके इसमें आना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये दरिद्र नारायण जो कंसेप्ट है ये अकेला भी आ सकता है, ये एथिक्स में आ सकता है। दैट द कंसेप्ट ऑफ दरिद्र नारायण ऑफ द विवेकानंद, इसके बारे में एथिक्स में भी आपको घुमाना अगर पढ़े तो आराम से घुमाया जा सकता है। तो इनका भाई क्या सिग्निफिकेंस है, एजुकेशन, नेशन बिल्डिंग विदाउट कम्युनलिज्म, ईस्ट वेस्ट सिंथेसिस, कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस। आज आप देखो तो कहीं ना कहीं योगा, इंटरनेशनल योगा डे हम बनाते हैं। तो ये सारी चीज, ये जो कीवर्ड्स हैं ये आपके पेपर में आने चाहिए। ये तो आप फिर भी बना लेते हो कि भाई मैन मेकिंग, कैरेक्टर मेकिंग, नेशन मेकिंग, ये इनका था स्पिरिचुअल सिविलाइजेशन, आइडेंटिटी। बट ये कीवर्ड आपके शॉर्ट नोट्स, अगर कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर क्या शॉर्ट नोट बनाए, तो मैं तो कहता हूँ कि शॉर्ट नोट बनाने की आवश्यकता नहीं है। इन्हीं को हाईलाइट कर लो, सर्कल से कर लो या हाईलाइटर से कर लो, और उन्हीं को 20-25 बार कीवर्ड को पकड़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। अब कंट्रीब्यूशन में अगेन आप देखो भाई, शिकागो वाला, वेदांत, रामकृष्ण, योगा, दरिद्र नारायण, यही कीवर्ड यहां भी हाईलाइट कर लो, सर्कल कर लो, उन्हीं को बार बार टिक मार्क करके रिवाइज करते रहो एक एक पेज को। आज इनकी लेगेसी यूथ डे के रूप में है। औरबिंदो, तिलक, सुभाष चंद्र बोस, टाटा, इन सब ने इनसे इंस्पिरेशन ली। बेलूर मठ, ठीक है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी, रामकृष्ण मिशन आज भी चल रहा है रामकृष्ण मिशन। तो ये बढ़िया होगा। यहां से जीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा भी हुआ है, डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट द स्वामी विवेकानंद व्यू ऑन द सोशल चेंज। तो जो बड़े बड़े ऐसे लीडर होते हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस बनते रहते हैं, डेफिनेटली जीपीएससी पूछता रहा है और अभी दोबारा से ही बन सकता है। या आप है ना ऐसे में या एथिक्स में इनके एग्जाम्पल तो हमेशा दे सकते हो। विवेकानंद जी का हो गया, अंबेडकर जी का हो गया, ज्योतिबा फुले हो गया, महात्मा गांधी हो गए। ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो एवरग्रीन पर्सनैलिटी है। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम एक टर्म देते हैं एस्टेब्लिश्ड विजडम, एस्टेब्लिश्ड विजडम। ठीक है, मतलब जिनको ऐसा मान चुके होते हैं कि भाई ये आदमी एकदम सही है, इसकी बातों में एक साइनर्जी दिखती है, एक विजन दिखता है। गांधी जी हो गए, विवेकानंद हो गए, अंबेडकर हो गए, इनकी बातों में। चलो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में तो मेरे हिसाब से आपको बताने की आवश्यकता नहीं है।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी 1897 उड़ीसा के बोर्न है। बंगाली कायस्थ नेशनलिस्ट, और रैंक 4 इन्होंने ली थी उस टाइम, पीसी जो यूपीएससी उस टाइम हुआ करता था। और 1920 में रिजाइन कर दिया। कांग्रेस के प्रेसिडेंट 2 बार बने, हरिपुरा एंड त्रिपुरी। अकेले ऐसे प्रेसिडेंट थे जो 2 बार लगातार ऐसे बन गए थे, ठीक है। इसके अलावा जैसे नेहरू जी बने हैं 3 बार, लेकिन वो अलग अलग रहे हैं। लेकिन ये 2 बार लगातार बने। त्रिपुरी में को रिजाइन करना पड़ा था, गांधी जी के साथ इनकी जो साइनर्जी थी वो टूट गई थी, और एक दूसरे इनके जो स्टूडेंट थे वो बने थे, ठीक है। अब इन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, फिर ये ग्रेट एस्केप बोलते हैं कि भाई यहाँ से कलकत्ता से ये चले गए वहां पे बर्लिन में, फिर काबुल में, फिर मॉस्को, ऐसे करके हिटलर से मिल के आया था। मतलब ही वॉज अ ग्रेट विजनरी स्ट्रेटेजिस्ट। सबमरीन वॉयज, ये जर्मनी से साउथ ईस्ट एशिया पहुंच गए थे। आईएनए कमांड संभाली, वहां कौन था, सिंगापुर में मोहन सिंह थे, इनसे इन्होंने कमांड संभाली और लीड किया। वुमेन को भी लीड किया, रानी झांसी रेजिमेंट बनाई, लक्ष्मी सहगल नाम से जो लीडर थी, रानी झांसी रेजिमेंट की लीडर थी। आजाद हिंद फौज बनाई, इसमें काफी सारे लोग थे, गुजरात से भी थे, हरियाणा से, पंजाब से भी थे। इम्फाल कोहिमा में अटैक कर दिया था उस टाइम पर, और ये जापान की तरफ से आए थे, तो उन्होंने अटैक करके काफी कुछ कर दिया था। बाद में आईएनए की ट्रायल्स हुई, आईएनए ट्रायल दिल्ली में हुई काफी ज्यादा, उसमें भी कैप्टन सहगल और वगैरह वो पकड़े गए। तो इसमें ये थे शाह नवाज खान, पीके सहगल एंड जीएस ढिल्लों, ये तीनों के नाम याद होने चाहिए, मतलब अलग अलग धर्म से बिलोंग करते हैं। और भूलाभाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू, के एन कटजू, इन्होंने इनको प्रोटेक्ट किया था आईएनए ट्रायल्स में, इनको डिफेंड किया था। तो और इनकी जो डेथ को लेके जो फाइनल जो कमीशन था कि भाई उधर जापान में इनकी डेथ हो गई थी प्लेन क्रैश से, बट रिसेंट में कमीशन आया था आपका जस्टिस मुखर्जी कमीशन, इन्होंने वेरीफाई कर दिया कि भाई इनकी डेथ का कोज हमें नहीं पता क्या है, बट प्लेन क्रैश में नहीं, उस दिन ऐसा कोई प्लेन क्रैश हुआ ही नहीं जो हम बताया जाता है। इनके नाम से नेताजी papers.gov अभी ज्ञान भारतम के अंडर इनका बारे में कर रखा है, तो काफी कुछ सरकार ने, इनका स्टैचू भी अभी अनवेल किया गया था। तो इनके बारे में इनका बोन, आईसीएस, कांग्रेस प्रेसिडेंट, फॉरवर्ड ब्लॉक, आजाद हिंद फौज, पराक्रम दिवस, स्टैचू, प्रोजेक्ट पेपर्स, म्यूजियम, हेरिटेज, और अभी बंगाल में जो आपका वाइसरॉय हाउस हुआ करता था उसमें भी इनका बहुत कुछ डिटेल वगैरह वहां पे आपको दिख जाएगी, म्यूजियम वहां पे बना दिया है। असेस द कंट्रीब्यूशन ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस एंड इंडियन नेशनल आर्मी ऑन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन हो सकता है, या आप इसको कहीं ना कहीं फ्रीडम स्ट्रगल से भी जोड़ सकते हो, या नेशनलिस्ट हीरो से जोड़ सकते हो, या आर्मी का कंट्रीब्यूशन जोड़ सकते हो। तो काफी सारी जगह नेताजी इज ऑलराउंडर, हर जगह इनका एग्जाम्पल डाला जा सकता है, ठीक है। नंबर 24 इज महात्मा ज्योतिबा फुले। इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो अनटचेबिलिटी, एंटी कास्ट, वुमेन एजुकेशन, चाइल्ड डेवलपमेंट, फीमेल फेटिसाइड। इन्होंने अपनी वाइफ के साथ मिलके पहला स्कूल खोला गर्ल्स के लिए उधर पुणे में ही, और इनको महात्मा कहा गया पुणे के लोगों के द्वारा ही। ज्योतिबा फुले ने एक किताब भी लिखी थी, गुलामगिरी, तो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। तो इनका जन्म 1827 उधर ही होता है। ये वाज ए माली गार्डनर थे, मतलब, और इनके फादर थे गोविंद राव जो कि पेशवा कोर्ट में सर्व करते थे। इन्होंने एक बुक पढ़ी थी राइट्स ऑफ मैन, उससे काफी इंस्पायर्ड हो गए थे कि हाँ हर आदमी को कुछ राइट्स होते हैं, तो ये भी चाहते थे कि हर आदमी बराबर हो। इनकी शादी होती सावित्रीबाई फुले से, और काफी चाइल्ड मैरिज ही हो गई थी। गांधी जी की भी ऐसी ही हुई थी, गांधी जी भी कोई 12-13 साल के ही थे, तो उस टाइम पर बहुत आम बात थी ऐसे होना। तो इनका जो मेन काम है वो एजुकेशन में और सोशल जस्टिस में है। इनको महात्मा का टाइटल दिया वहाँ के जो लोग थे पुणे बॉम्बे के, उन्होंने दिया, ठीक है। इनकी 1/9 अभी इनकी 200वीं एनिवर्सरी आने वाली है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। इनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन है आप देखो, गर्ल्स स्कूल, सत्य शोधक समाज, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, सत्य शोधक समाज, द ट्रूथ सीकर सोसाइटी, वेरी वेरी, मतलब सच को जानो, जो ब्राह्मणिकल डोमिनेशन है उसको हटाओ, और ऑर्थोडॉक्सी से हटके आप फ्री होके सोचो, प्रीस्ट के बगैर सोचो। तो ये इनका मेन है। गुलामगिरी के साथ विडो को शेल्टर दिया, एंटी कास्ट फिलोसफी, गुलामगिरी इनका मेन पेपर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा भाई त्रितरत्ना, सेतकर्य अशुद्ध, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये 2 आप याद रख सकते हो। तो इन्होंने, इनकी जो लेगेसी आज भी चली आ रही है, इनका जो विजन था, तो वो आज भी हमारे सोसाइटी का एक फैब्रिक को मजबूत रखने में ये हेल्प कर सकता है। तो एजुकेशन में आप देखोगे भाई, फर्स्ट गर्ल्स स्कूल, दलित स्कूल, सावित्रीबाई भारत की पहली फीमेल टीचर, विडो शेल्टर, उस टाइम पर जितनी विडो होती थी अपने घर पे शेल्टर देते थे ये। और भाई अडोप्टेड यशवंत राव, दलित ऑर्फनेज सन। इसके बाद गुलामगिरी, सतकर्या अशुद्ध, सत्यशोधक समाज, महात्मा फुले, और ये आप लिख सकते हो। तो ये सारी चीजें, क्वेश्चन बन सकता है कि इवेलुएट द रोल ऑफ ज्योतिराव फुले इन 19th सेंचुरी सोशल रिफॉर्मर मूवमेंट इन द अपलिफ्टमेंट ऑफ द डिप्रेस क्लास। अब इसमें हमारा एक अलग से भी टॉपिक है सोशल रिफॉर्म का,
और स्पेशली 18-19 सेंचुरी में जो सोशल रिफॉर्मर है, जिसमें भाई राजा राम मोहन रॉय आते हैं, दयानंद सरस्वती आते हैं, ज्योतिबा फूले आते हैं, ऐसे पेरिस सोसाइटी में भी आता है। तो सोशल रिफॉर्म अपने आप में एक टॉपिक है, वहां अगर क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेता है तो भाई आपको बहुत डिटेल में बताना पड़ेगा, अदरवाइज ज्योतिराव फूले के बारे में 5-7 बातें तो आपको पता ही होनी चाहिए। दैट्स अ ग्रेट ग्रेट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको याद करना ही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में भाई कौन जानता। वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के पहले होम मिनिस्टर थे, ठीक है। इन्होंने ही देश के फैब्रिक को मजबूत किया, जितने प्रिंसली स्टेट थे सबको एक साथ किया। 3 स्टेट ने मना कर दिया था, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद ने। हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो कर दिया, इधर जूनागढ़ में वो करवा दिया, आपका प्लेबिसाइड करवा दिया, और ऊपर जम्मू कश्मीर में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करवा दिया। अब वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं 1931 कराची में, और भाई अच्छे खासे लीडर थे एग्रेरियन सोसाइटी के। इनको सरदार की उपाधि दी बारदोली महिलाओं के द्वारा, और काफी कुछ कंट्रीब्यूशन है इनके, जितना कहो उतना कम है। इनका इनका जो स्टैचू है वर्ल्ड का सबसे ऊंचा स्टैचू बन गया, स्टैचू ऑफ यूनिटी। इनका जो दिवस जन्म दिवस होता है 31 अक्टूबर, वो आपका यूनिटी दिवस है। खैर, तो वल्लभ भाई पटेल का पूरा नाम है वल्लभ भाई झावेरचंद पटेल। झावेरचंद मेघानी बहुत फेमस राइटर हैं गुजरात के। तो इनका गुजरात में जन्म हुआ, फिर ये अहमदाबाद, इंग्लैंड में इन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई करी, फिर ये अहमदाबाद आ गए। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में जब गांधी जी खेड़ा में आए तब गांधी जी के स्टूडेंट बन गए थे। तो इनकी जो ऑर्गेनाइजेशनल जीनियस, स्किल, इशू रिजोल्व करने की जो वो थी, आयरन व्हील थी, वो सारा इनको धीरे धीरे दिखने लगा। बारदोली में 1928 में इनको सरदार की उपाधि मिली थी महिलाओं के द्वारा। भारत के पहले होम मिनिस्टर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बने। 562 प्रिंसली स्टेट्स को एकजुट करने का काम इनको दिया गया। वीपी मेनन के साथ मिलकर इन्होंने वो काम किया। आज पटेल जी नहीं होते तो हो सकता है कि भाई हमें वीजा लेके गुजरात जाना पड़ता, पंजाब जाके वीजा लेना पड़ता, 50 देश बन जाते। नेवर नो क्या होता है, हैदराबाद हमारे देश को बीचों बीच पाकिस्तान हो सकता था। आज आप इमेजिन करो कि बांग्लादेश है, देश के बीचों बीच एक बांग्लादेश मतलब खड़ा हुआ है। ऐसे हैदराबाद में आपको हैरानी नहीं होती है, हैदराबाद ही थर्ड पाकिस्तान होता तो साउथ पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान। तो ये वल्लभ भाई पटेल की ही देन है कि, और लक्षद्वीप को भी पाकिस्तान कब जाने वाला था, आधा घंटा पहले हमारे बंदे वहां पहुंच गए वल्लभ भाई पटेल की सूझबूझ से, तो हमने कंट्रोल कर लिया, अदरवाइज पाकिस्तान लक्षद्वीप पे बैठा होता। अब पटेल जी ने देखो गांधीयन नॉन वायलेंस तो लिया, बट हार्ड नोज पॉलिटिकल रियलिज्म, कि ये पॉलिटिकल विजनरी थे कि हर चीज नॉन वायलेंस से नहीं चलती, जहां वायलेंस की जरूरत पड़ेगी हम करेंगे। तो पॉलिटिकल प्रेशर व्हेन नीडेड, ऑथराइज मिलिट्री एक्शन व्हेन अनअवॉइडेबल। हैदराबाद मिलिट्री एक्शन हमने किया, अदरवाइज वो मान ही नहीं रहे थे। ऐसे करके तो इनके कहां कहां हमारा रोल आ गया, खेड़ा में आ गया, बारदोली में आ गया, कांग्रेस के जो ऑर्गेनाइजर। 1929 में पूर्ण स्वराज की डिमांड हुई थी, वहां नेहरू जी प्रेसिडेंट बने थे और पटेल वहां कई सारी चीजों में संभाल रहे थे। 1931 में पटेल जो कराची सेशन है, सॉरी 21 लिख दिया गलती से, ये 31 आएगा, 31 आएगा ये कराची सेशन में, ये हो गया था। और कई सारी उन्होंने कमेटी भी मतलब हैंडल करी थी। तो बहुत सारी चीजें, मतलब खासकर फंडामेंटल राइट, तो इन्होंने इंटीग्रेट करवाया। जूनागढ़ हो गया, ठीक है, आपका भाई ये क्या बोलते हैं, हैदराबाद हो गया, कश्मीर हो गया, इन तीनों का मुद्दा पटेल जी के द्वारा ही सुलझाया गया था। स्टैचू ऑफ यूनिटी हो गया केवड़िया धाम में 182 मीटर का, तो ये ना कंट्रीब्यूशन हो गए सारे, ठीक है। ये सारे आयरन मैन बोलते हैं, भारत रत्न मिला हुआ है, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर। इनके दिवस 31 अक्टूबर को हम ना ऐसे राष्ट्रीय एकता दिवस के दिवस में रूप में बनाते हैं। तो अलग अलग जो स्टेट हैं वो आपस में कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम भी चलाते हैं 1 साल के लिए। यहां से क्वेश्चन 2017 में आया था, रिव्यू द पॉलिसी ऑफ सरदार पटेल फॉर द मर्जर ऑफ हैदराबाद स्टेट। बट ऐसे क्वेश्चन अब ज्यादा नहीं आते, काफी नैरो क्वेश्चन है। ओवरऑल आ सकता है कि रिव्यू द पॉलिसी ऑफ या द अप्रोच ऑफ पटेल जी, ऐसा कुछ बन सकता है, ठीक है भाई। 26 में आते हैं। देखते हैं। अब देखो हमें 1947 में इंडिपेंडेंस मिला, उसके बाद हमारे सामने क्या था, कंसोलिडेशन, रीऑर्गेनाइजेशन। बिकॉज बहुत सारे स्टेट थे अपनी अपनी लैंग्वेज कल्चर के आधार पर बंटना चाहते थे। तो स्टार्टिंग में जब इंडिया बना तो 14 स्टेट थे, आज 28 हैं, डबल हो चुके ऑलमोस्ट। तो ये कैसे ये चीज हुआ, तो धीरे धीरे सबकी अपनी डिमांड हुई। तो हमारे सामने चैलेंज क्या था आजादी के बाद, एक तो 565 जो प्रिंसली स्टेट्स है ये कैसे एक साथ आए। पार्टीशन का ट्रॉमा हमारे ऊपर था, अभी भी पार्टीशन हुआ था, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस था, लोग तंबुओं में रह रहे थे रेफ्यूजी के रूप में, तो वो सारा। और जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारे पास स्ट्रक्चर था उसको
डेमोक्रेटिक कैसे बनाए, हम सब कुछ छोड़ भी नहीं सकते थे लेकिन उसको वैसे के वैसे भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे, काफी सारी इसमें चेंजेस हमें करने थे। ठीक है, तो हमने स्टार्टिंग के दिनों में काफी सारे प्रॉब्लम झेली। तो फंडामेंटल पीरियड था, यहाँ ये होम मिनिस्टर रहे और उस टाइम के वीपी मेनन जो थे उनके सेक्रेटरी रहे, जो कि आईसीएस ऑफिसर रह चुके थे। तो इनके बारे में हम देखेंगे। तो जो प्रिंस स्टेट्स थे उनको कैसे इन्होंने बनवाया, तो प्राइवी पर्स का कंसेप्ट आया कि भाई जो भी राजा होंगे उनके सक्सेशन राइट रखे जाएंगे, वो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी रख सकते हैं, बट उनका पॉलिटिकल राइट्स भारत के अंडर में ही उनको रहना होगा, इस बात का उन्हें गारंटी मांगी गई। तो अब यहाँ एक्सेशन का प्रोसेस चला, तो बहुत सारे ने मान लिया। हैदराबाद का ऑपरेशन पोलो से हुआ था, दादरा नगर हवेली हो गया था, गोवा को हमने एनेक्स कर लिया था ऑपरेशन विजय करके, ऐसे करके जूनागढ़ में भी हमने पॉपुलर वो करवा लिया था, वोटिंग करवा ली थी। तो लोगों ने 99% लोगों ने वोट किया था इंडिया के साथ। प्राइवी पर्स क्या था कि पेमेंट दे दिया रॉयल फैमिलीज को कि आपकी जो रॉयल्टी है वो रहेगी, आपको समय समय पैसा मिलता रहेगा। बाद में इंदिरा गांधी के द्वारा ये अबोलिश कर दिया गया था, तो काफी ज्यादा विरोध भी हुआ राजपूतों के द्वारा, ठीक है, अमेंडमेंट करके 26। तो इंटीग्रेशन वाज कंप्लीटेड विद ए मिनिमल वायलेंस, डेमोक्रेटिक कंसेंट। तो पोस्ट इंडिया में ये अचीव करना वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इवेंट में, इतना बड़ा देश, वहां कैसे लोग मान गए, भगवान जाने कितने प्रकार टुकड़े हो सकते थे, आज हमारी हस्ती मिट सकती थी। आज पाकिस्तान की हालत क्या है, वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, भारत विश्व गुरु के रूप में खड़ा हुआ है। तो ये पटेल जी की लेगेसी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इसका देखो ये पोटी श्रीरामुलु हैं, इन्होंने आंध्र प्रदेश की डिमांड करी कि आंध्र प्रदेश बनाओ, तो इन्होंने फास्ट अनटू डेथ किया, उनकी डेथ भी हो भी गई, तो बाद में आंध्र प्रदेश बनाना पड़ा। ऐसी डिमांड और बढ़ने लगी तो एक कमीशन ही बनाना पड़ा, फैजल अली कमीशन। इस कमीशन में 3 लोग थे, आपका फैजल अली तो चेयरमैन थे ही, कुंजरू और आपका पनीकर, ये तीनों नाम याद होने चाहिए आपको। तीनों में पानी पानी आता है, जैसे यहां पर है कुंडरू, कुंड, पानी का कुंड, पानी का कुंड, और फैजल, फैजल, जल, तो तीनों पानी पानी आएगा। ऐसे करके स्मॉल स्मॉल ट्रिक बना के आपको याद रखना पड़ेगा। इंडिया जब बना था तो 14 स्टेट थे, आज हम 28 स्टेट्स हैं। इसमें गुजरात मेंशन कर देना, 1 मई 1960 को बना था। बॉम्बे के 2 टुकड़े होते, एक गुजरात बना, एक आपका महाराष्ट्र बना। ऑपरेशन पोलो, पोटी श्रीरामल्लू, आंध्र प्रदेश, स्टेट SRA 14 स्टेट, फैजल अली, प्राइवी पर्स, 73rd अमेंडमेंट, बलवंत राय, ये सारे पॉइंट आपकी आंसर में कहीं दिखने चाहिए। बाकी तो आपने काफी कुछ ऊपर देख ही लिया है। यहां से जीपीएससी में क्वेश्चन आता है, assess the main administrative issues and socio-cultural problem in the integration process of Indian princely states। यहाँ देखो इनडायरेक्टली आपको पटेल जी का जो रोल है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कैसे उनकी स्ट्रेटेजी थी, क्या वो कैसे रीइंटीग्रेट करना चाहते थे। तो हमने क्या देखा, एडमिनिस्ट्रेटिव इशू भी है, सोशो कल्चर प्रॉब्लम्स भी हैं, ये दोनों को 50-50 आपको डिवाइड करके आंसर यहाँ पे होना चाहिए था हिसाब से। तो ठीक है, अगला देखते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस लैंड रिफॉर्म एंड भूदान। अब इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ कि लैंड जो थी वो कुछ हाथों में कंसोलिडेटेड रह गई। तो कोशिश ये करी गई कि भाई लैंड को ना वॉलेंट्री बांटा जाए। तो उसमें विनोबा भावे आते हैं और वो कोशिश करते हैं कि भाई लैंड का दान किया जाए, भूदान किया जाए। तो बहुत से लोगों ने भूदान किया, कुछ लोगों ने ग्राम का ग्राम दान कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या रही कि वो लैंड जो थी वो डिस्ट्रीब्यूट हो ही नहीं पाई, या डिस्ट्रीब्यूट हुई तो वो अनफर्टाइल थी, स्मॉल स्मॉल टुकड़े थे। इस प्रकार से दिक्कतें रही हमारी। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस जो लैंड रिफॉर्म थे वो बहुत ही एम्बिशियस सोशल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट था हमारा, कि सबके पास जमीन हो, क्योंकि जमींदारी एक्सप्लोटेशन क्या था, लंबे समय से बड़े बड़े जमींदार पैदा हो गए थे और बहुत सारे लोग लैंडलेस घूम रहे थे। तो इस रिफॉर्म का ऑब्जेक्टिव क्या था, एक तो हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, हमें डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस करना है, ये वर्ड ध्यान रखना, दिस इज द की वर्ड, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, क्रिएट इगैलिटेरियन सोसाइटी, सिस्टम ऑफ पीजेंट प्रोप्राइटरशिप, ठीक है, प्रोप्राइटरशिप, ट्रांसफर इनकम फ्रॉम द फ्यू टू मैनी टू स्टिमुलेट द डिमांड। डिमांड कैसे बढ़ेगी, सबके पास पैसा होगा तो सब लोग कुछ ना कुछ बाय करना चाहेंगे, तो मार्केट में डिमांड आएगी, डिमांड आएगी सप्लाई आएगी, तो लोग काम करना स्टार्ट कर देंगे। ये सारी प्रॉब्लम है। तो अब यहाँ हमका लैंड रिफॉर्म का हमको क्या चाहिए था, हमको इंटरमीडिएटरी अबोलिश करने थे, बीच में जो लोग आते हैं तो सीधे लगभग 20 मिलियन 2 करोड़ टेनेंट्स को उनके प्रॉपर्टी राइट्स दे दिए गए थे। टेनेंसी रिफॉर्म हुए, फिक्स रेंट किया जाए 1/4 to 1/5, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, कि भाई आपको ऐसे ही नहीं हटा सकते, आपको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मिलेगी। राइट टू परचेज लैंड एट प्रिस्क्राइब्ड प्राइसेस, आपने एक सीलिंग लगा दी लैंड होल्डिंग पे कि मतलब 30 से 50 एकड़, डिपेंडिंग ऑन आप किस कैटेगरी में हो, आप इससे ज्यादा लैंड नहीं ले सकते। लेकिन लोगों ने इसको भी फेल किया। फेल कैसे कर दिया
बेनामी ट्रांसफर, अपने भाई भतीजे या झूठे नाम या फैमिली को डिवाइड करके इस प्रकार से ये फिक्शियस नेम ट्रांसफर किए गए, तो वो सीलिंग से बचने के लिए। अब जो भूदान मूवमेंट है उसके फाउंडर हैं आपके विनोबा भावे। विनोबा भावे, ही वॉज द फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही आल्सो। तो ये हुआ। गांधी रिफॉर्मर एंड हेड ऑफ सर्वोदय समाज, तो इन्होंने भूदान चलाया। तो लोगों ने इनकी रिक्वेस्ट पे काफी कुछ दान किया भी। आप देखो लगभग 4 मिलियन एकड़ इन्होंने डोनेट करवा लिए। आज के दिन कोई 1000 रुपए डोनेट करा के दिखाओ, कितना जोर लगता है। 4 मिलियन एकड़ इन्होंने डोनेट करवा दिए, तो उस टाइम का बड़ी बात है। लोकल कमेटी सबके साथ ग्राम के ग्राम दान कर दिए कि लोगों को भाई पूरे के पूरे गांव दान कर देते हैं। लेकिन दिक्कत क्या रही, 4.5 मिलियन में से सिर्फ 0.65 मिलियन ही प्रोडक्टिव थी, बाकी अनफर्टाइल लैंड है। या बहुत बार ऐसा हुआ दान किया लेकिन वो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई, वापस घूम फिर के उन्होंने दूसरा चैनल से ले लिया, तो उसका काफी मिस यूज किया गया, तो ये दिक्कत थी। तो रिफॉर्म के कंपोनेंट जमींदारी अबोलिशन, टेनेंसी रिफॉर्म, सीलिंग, भूदान, ग्रामदान, तो ये हमारे आउटकम्स थे। हम चाहते थे रेंट फिक्स हो, बेनामी ट्रांसफर रोकी जाए, लेकिन हुई काफी ज्यादा। कलेक्टिव विलेज लैंड हो ताकि एक्सप्लोटेशन कम हो, तो ये सारे प्रॉब्लम हमने देख ले। एग्जामाइन द ऑब्जेक्टिव एंड सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस लैंड रिफॉर्म इन इंडिया, जमींदारी अबोलिशन, टेनेंसी रिफॉर्म, लैंड। तो इसमें से कोई भी एक कंपोनेंट आपको पेपर में आ सकता है। आप इस चारों के लिए तैयार रहना आराम से। कंटेंट काफी है आपके, इतना आप लिख पाओगे आराम से। चलो भाई 28 पे आते हैं। अब हमारे 3 टॉपिक आते हैं, कम्युनलिज्म, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। इन तीनों के मैंने एक एक पेज डाले हैं। ये तीनों का एक क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे ये discuss between the political philosophies of capitalism, socialism and communism and examine their influence on modern political and economic system। या अलग अलग क्वेश्चन भी आ सकता है कि सिर्फ इस पे आ गया, इस पे आ जाए, इस पे आ जाए, एक देके इम्पैक्ट पूछ लिया। तो मैंने तीनों के अलग अलग पेज डाल दिए ताकि आप हर प्रकार से सिक्योर रहो। देखो, कैपिटलिज्म का मतलब होता है कि इसमें दो ही कैटेगरी होती है, एक हैव और एक हैव नॉट्स। तो इसमें जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, फैक्ट्री, लैंड, कैपिटल, यहाँ प्राइवेटली ओन होता है। प्राइसेस और वेजेस जो हैं वो फ्री मार्केट में सेट होता है। एक कंसेप्ट आता है आपका लेजिज फेयर। इसका मतलब होता है कि भाई मार्केट सब कुछ करेगी, डिमांड सप्लाई मार्केट सेट करेगी, गवर्नमेंट इसके इसमें बीच में नहीं आनी चाहिए। और इसमें मोटिव जो होता है वो प्रॉफिट का मोटिव होता है कि इंडिविजुअल फ्रीडम होनी चाहिए। एडम स्मिथ का जो कंसेप्ट बुक थी द वेल्थ ऑफ नेशन, वही इसमें अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं किस प्रकार से जो मार्केट है वो डिमांड सप्लाई को कंट्रोल करती है। चलो, लेजिस्फेयर, वेलफेयर कैपिटलिज्म और एक नीशियन कीनिशियन का भी कैपिटलिज्म का फॉर्मूला होता है। उसमें ये होता है कि स्टेट सिर्फ इंटरवीन करे तब जब रिसेशन आ जाए, कोई बहुत बड़ी दिक्कत आ जाए, अदरवाइज उनको नहीं करना चाहिए। अब कैपिटलिज्म की क्रिटिसिज्म क्या है कि एक तो एक्सट्रीम इनइक्वालिटी फैल गई। अब इलोन मस्क के पास कितना पैसा है और एक गरीब आदमी कुछ भी पैसा नहीं है, तो वेल्थ कुछ हाथों में कंसेंट्रेटेड हो जाएगी। वर्कर का एक्सप्लोटेशन होगा, रोज डेली कितने वर्कर मरते रहते हैं। एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन होगा बिकॉज प्रॉफिट मोटिव है, तो जंगल काटे जा रहे हैं, मिनरल, वाटर, एनवायरमेंट, मैराइन लाइफ। बूम बस्ट साइकिल्स, एक बार ऊपर चढ़ेगा एक बार नीचे आएगा, उसमें बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। 1921 में ग्रेट डिप्रेशन आया, 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया, 1998 के आसपास भी क्राइसिस आया था। और मोनोपोली हो जाती है कुछ कंपनीज की, तो स्मॉल स्मॉल जो कंपिटिटर्स हैं, जो स्मॉल फिश है उसको बड़ी फिश खा जाती है। ये कैपिटलिज्म की क्रिटिसिज्म है। इंडिया में हमारी जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, कैपिटलिज्म भी है, सोशलिज्म भी है। तो हम जो फॉलो करते हैं वो फॉलो करते हैं नेहरूवियन सोशलिज्म। तो 1991 के बाद हमारे यहाँ ये बहुत सारी चीजें ऐसे इंट्रोड्यूस होने लगी थी। इकोनॉमी हमारी मार्केट कैपिटलिज्म, एफडीआई, प्राइवेट सेक्टर, ये बढ़ गए थे। इससे पहले हमारी काफी क्लोज्ड इकोनॉमी थी और 1991 के बाद हमारी इकोनॉमी ओपन हो गई। बट अभी भी हमारी जो थीम है वो सोशलिज्म की है। सोशलिज्म में ये होता है कि इक्वालिटी जितनी भी है वो गैप कम से कम होना चाहिए। तो भाई इसके कोर फीचर क्या होगी? प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, फ्री मार्केट, प्रॉफिट मोटिव, एडम स्मिथ का इनविजिबल हैंड जो बुक में बताया गया, लेजिस फेयर, वेलफेयर, कीनिज्म, इंडिया आफ्टर 1981, ये 5 पॉइंट आने चाहिए। देखो, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस दोनों की होगी। कैपिटलिज्म में आपको सर्विस मिलती है, ग्रोथ मिलती है, डेवलपमेंट होता है, लेकिन एनवायरमेंट, डिग्रेडेशन, इनक्वालिटी, काफी सारी चीजें प्रॉब्लम में भी आती हैं। तो स्ट्रेंथ एफिशिएंसी है, इनोवेशन है, ग्रोथ है। वीकनेस क्या है?
एक्सट्रीम इनइक्वालिटी है, वेल्थ कंसेंट्रेशन है, एनवायरमेंट का वो है, बूम साइकिल होती है, मोनोपोली, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, वर्कर का एक्सप्लोटेशन। तो देखो हर चीज के प्रो एंड कॉन रहेंगे। इसका सोल्यूशन क्या होगा? इसका सोल्यूशन यही होगा, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन आपका होगा क्या बोलते हैं कि दोनों का बैलेंस सा, कि भाई दोनों में ना एक मिक्स्ड इकोनॉमी, कि कैपिटलिज्म रहे बट सरकार कहीं ना कहीं सोशलिज्म को भी प्रमोट करती रहे। ठीक है भाई, चलता रहेगा। डिस्टिंग बिटवीन द पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ कैपिटलिज्म, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो इसमें से ये अगर आ जाते हैं तो आपके पास पॉइंट आ जाते हैं। फिर हम आते हैं सोशलिज्म में। सोशलिज्म में क्या होता है? जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है जिससे आप बनाते हो लैंड, लेबर, कैपिटल, वो कलेक्टिवली ओन हो, स्टेट कर ले, कोई कम्युनिटी कर ले, लेकिन प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथ में नहीं जाना चाहिए टोटल, है ना। तो ये आपका सोशलिज्म होता है। इसमें हमारा जो मोटिव है वो प्रॉफिट नहीं है, सोशल बेनिफिट है। इसमें इकोनॉमी को कुछ कम्युनिटी को स्टेट करे। और ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद देखा गया कि भाई सोसाइटी में दो ही ग्रुप बच गए, एक बुर्जोई, एक आपका प्लोइटरेट। तो ये अमीर थे, ये गरीब थे, हैव्स हैव्स नॉट्स। इसको करने के बाद ये सोसाइटी में थोड़ा बैलेंस बनाने की कोशिश करेगी। हमारे इंडिया के प्रीएम्बल जो संविधान है हमारा, उसके प्रीएम्बल में लिखा हुआ है सोशलिज्म। तो उस हिसाब से तो अब ये सेंट सिमोन एंड रॉबर्ट ऑन ने ये बताया था कि हम कैपिटलिज्म को पीसफुली ट्रांसफर कर सकते हैं कम्युनिटीज में भी। बट ये एक यूटोपियन आइडिया है, ऐसा नहीं हो सकता बिना पीस। कोई भी अपने कैपिटल को नहीं छोड़ेगा अपनी परमिशन से, उसके लिए रिवोल्ट ही होगा। तो मार्क्स और एंजल्स हैं, ये बताते हैं कि इसके लिए आपका एक बहुत बड़ा एक क्लास स्ट्रगल होगा, और इसको एक वर्कर रेवोल्यूशन है वही इसको हटाएगा। तो ये इसमें एक बात बताई जाती है। तो इसमें फर्स्ट इंटरनेशनल मीटिंग होती है यूरोप में, फिर फर्स्ट कम्यून होता है, फिर सेकंड कम्यून होता है, ऐसे करके। तो सोशलिज्म भी कई प्रकार के होते हैं। एक आपका मार्क्सिज्म वाला सोशलिज्म है जो रेवोल्यूशनरी है, एक हमारा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है जो हम फॉलो करते हैं। तो सोशलिज्म फेल क्यों हो गया? एक तो इंटरनल डिवीजन थे, सोशलिज्म के अंदर खुद यूनिटी नहीं बन पाई। ये वर्ल्ड वार 1 जो हुआ, तो उसमें ये था कि जो सोशलिस्ट थे उनको ये एक्सपेक्ट किया गया था कि वो सपोर्ट करेंगे इस आइडियोलॉजी को, लेकिन उन्होंने अपने ही देश को सपोर्ट किया। तो इंटरनेशनल वर्किंग सॉलिडरिटी उसको ब्रेक हुई, और उन्होंने अपने इसको सपोर्ट ना करके अपने देश को सपोर्ट किया। और कैपिटलिज्म ने भी अपने आप को रिफॉर्म कर लिया कि भाई जितना एक्सप्लोटेशन वो होता था उसको कम किया, थोड़ा वेलफेयर कर दिया, लीव देने लगे। और फैसिज्म के खिलाफ जो विद्रोह चल रहा था वो आपका फेल हो चुका था। सोशलिस्ट कुड नॉट यूनाइट अगेंस्ट द हिटलर एंड द मुसोलिनी। तो ये दिख गया था कि सोशलिज्म नहीं रोक पाएगा। ठीक है, अब यूएसएसआर और जो ईस्टर्न यूरोप थे उन्होंने भी धीरे धीरे सोशलिज्म की इमेज को डैमेज कर दिया था। ये आप पॉइंट लिख सकते हो। तो सोशलिज्म की कोर आइडिया, सोशलिज्म की ट्रेजेक्ट्री, ये दोनों ऊपर वाला ही मैंने यहाँ डाला हुआ है कि किस प्रकार से क्या क्या हो सकता है कीवर्ड्स के रूप में। ठीक है, अगेन क्वेश्चन वही रहेगा इसका सेम जो हमने ऊपर देखा था। फिर आता है कम्युनिज्म। कम्युनिज्म का जो मेन कीवर्ड है वो है क्लासलेस, स्टेटलेस सोसाइटी। और ये एक लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स। सारी प्राइवेट प्रॉपर्टी अबॉलिश कर दो। अब ये एक यूटोपियन आइडिया है कि भाई जितनी आपकी एबिलिटी है उतना कंट्रीब्यूट कर देना, और जितनी आपकी जरूरत है उतना आप ले लेना। तो ये देखने में एक यूटोपियन आइडिया ही लगता है। ऐसे कैसे होगा कि हर एक की नीड जो है वो अनलिमिटेड है? कोई चाहता है मैं प्राइवेट जेट लेके चलूं, कोई चाहता है मैं प्राइवेट पूल बनाऊं घर पे। तो अपनी अपनी नीड अलग अलग हो सकती है, आप इसको कर ही नहीं सकते। तो ट्रू सेंस में आज तक कहीं कम्युनिज्म नहीं आ पाया। इट इज द एक्सट्रीम एंड ऑफ सोशलिज्म डिमांडिंग रेवोल्यूशन रेदर देन द ग्रेजुअल। तो ये तो चाहते हैं कि स्टेट ही ना हो, कि कोई कंट्रोल करने वाला हो ही ना। अब मार्क्स इसके ऊपर प्रॉपर थ्योरी देते हैं अपने हिस्टोरिकल मेटरलिज्म में, किस प्रकार कॉन्फ्लिक्ट होगा। कैपिटलिज्म विल कोलैप्स बिकॉज वर्कर विल रिवोल्ट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन। बट ये हो नहीं पाया क्योंकि वर्कर्स का रेवोल्यूशन आज तक हुआ नहीं है। क्लास की जो कॉन्शियसनेस है वो डेवलप नहीं हो पाई आफ्टर द रेवोल्यूशन। अब ये भी बताते हैं कि कुछ रेवोल्यूशन होने के बाद ना कुछ टाइम तक तो स्टेट कंट्रोल करेगा, फिर धीरे धीरे स्टेट भी हट जाएगा। तो कम्युनिज्म आप कहाँ देखते हो भाई? यूएसएसआर, लेनिन, स्टालिन, या देखा चाइना में माओ जेडोंग, चाइना में डेंग करके। बट ट्रू सेंस में आज कहीं भी नहीं दिखता। चाइना में भी सोशलिज्म नहीं, कम्युनिज्म नहीं है। यूएसएसआर तो ब्रेक ही हो चुका है, तो हमें ट्रू सेंस में कहीं नहीं दिखता। ये फेल क्यों हो गया? बिकॉज यूएसएसआर फेल हो गया, चाइना वहां पर पीजेंट ने सपोर्ट किया तो वो ऐसा बन ही नहीं पाया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि प्रैक्टिस में तो भाई लेनिन स्टालिन के टाइम थोड़ा बताया था, बाकी आज के दिन ट्रू सेंस में कम्युनिज्म कहीं पर भी नहीं दिखता है। 29 में आता है आईवीसी साइट इन गुजरात, लोथल, धोलावीरा, रंगपुर, कुंटेसी, सुरकोटड़ा। अब एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है ओवरऑल हड़प्पन सिविलाइजेशन पे, लेकिन गुजरात की कुछ साइट है उसके ऊपर 5-5 पॉइंट पता होना चाहिए। जैसे धोलावीरा के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है कि धोलावीरा के बारे में बताओ। तो आप देखो गुजरात में बहुत सारी साइट्स है इंडस वैली की। लोथल हो गई, लोथल में क्या क्या फेमस है? भोगवा रिवर के ऊपर है, ठीक है। एसआर राव ने इनकी खोज करी थी।
गल्फ ऑफ खंबत के पास, डॉकयार्ड है, बीड मेकिंग वर्कशॉप्स हैं, वेयर हाउस है, फायर अल्टर्स हैं, यहाँ नेशनल मैरीटाइम म्यूजियम बन रहा है और SR राव ने खोज करी थी। तो ये ही 5 पॉइंट आपको याद होने चाहिए। धोलावीरा कच्छ में है, खादीर बेट पे है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित हो चुकी है। यहाँ वाटर रिजर्वोयर है, आपको 6 आपको बड़े बड़े वाटर रिजर्वोयर मिले थे और सबसे बड़ा वाटर रिजर्वर है वो 73 मीटर का है और सारे कनेक्टेड भी अंडरग्राउंड। सिटाडल, नॉन सिटाडल, बीच में मिडिल टाउन भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये काइंड ऑफ कुछ ऐसा मतलब ग्राउंड था, सेरेमोनियल ग्राउंड, 3 फोल्ड था। एक साइन बोर्ड था, 10 बड़ी लार्ज हड़प्पन सिंबल्स का हमें साइन बोर्ड मिला था। रंगपुर भादर रिवर के आसपास सौराष्ट्र में एक्सकवेशन दिखाते हैं, या लेट कंटिन्यूटी, और यहाँ राइस के हस्क मिले थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुंटासी है राजकोट डिस्ट्रिक्ट, स्मॉल फोर्टिफाइड पोर्ट, क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर, मैचुरल हड़प्पन ट्रेड होता था। सुरकोटड़ा गुजरात में GP जोशी ने इनकी खोज करी थी, एक्सकवेटर थे। और यहाँ पर हमको हॉर्स के बोन मिले हैं, हॉर्स के भी हैं और खच्चर के भी आपको मिलते हैं। स्टोन फोर्टिफिकेशन यहाँ यूनिक फीचर है, पोर्ट बरियल्स भी हैं। ओवरऑल आप देखोगे तो भाई मैरीटाइम ट्रेड, वाटर मैनेजमेंट, क्राफ्ट, अर्बन प्लानिंग, ये आपको लिखने पड़ेंगे 4-5 वर्ड, ठीक है। लेट हड़प्पा में क्या हुआ कि 1900 के आसपास डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया, तो अर्बन फीचर डिक्लाइन हो गए। रंगपुर और रोजडी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी कंटिन्यूटी दिखाती है। लेट रंगपुर, रोजडी, अहर, गिलूंड, ये सारे आपके लेटर हड़प्पन की साइड दिखती हैं। कोज क्या है कि मानसून वीक हो गई, रिवर चेंज हो गई, डिक्लाइन हो गया, लॉन्ग टर्म ट्रेड, डी अर्बनाइजेशन हो गया, हमें ऐसा कुछ कुछ मिलता है। तो सिंगल कोज आज तक प्रूवन नहीं हुआ है। हेरिटेज के मामले में धोलावीरा को ये मिल चुका है, हेरिटेज म्यूजियम बन चुका है। राखी कड़ी को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस जल्दी ही मिलने वाला है, वहां भी कोशिश चल रही है। टूरिज्म की काफी सारी पॉसिबिलिटीज हैं। तो आप देखो लोथल, धोलावीरा, रंगपुर, कुंटासी, टाउन प्लानिंग, वाटर मैनेजमेंट, ट्रेड सिग्नेचर, डिस्ट्रिक्ट रिफाइंड, ये सारे आप लिखो। गुजरात में धोलावीरा, लोथल, ये सारे तो मैंने आपको भर भर के पॉइंट दिए हैं, आप आराम से 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ लिख दोगे। कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, 2 क्वेश्चन मैंने डाले आपके लिए। हाईलाइट द साइलेंट फीचर ऑफ धोलावीरा, तो धोलावीरा में आप देखते ही लिख दोगे भाई 3 फोल्ड सिटी प्लान था, रिजर्वोयर के बड़े बड़े हमने वाटर हार्वेस्टिंग साइन बोर्ड था, ठीक है। यहाँ पे धोलावीरा खादीर बेट के ऊपर है, आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, मैचुरल हड़प्पन की साइट है, काफी सारे पॉइंट आप लिख सकते हो। यूपीएससी लिखता है टू व्हाट एक्सटेंट हैज द अर्बन प्लानिंग एंड कल्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रोवाइड्स इनपुट टू प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन, डिस्कस। यूपीएससी 2025 में भी क्वेश्चन आया यहाँ से कि व्हाट आर द साइलेंट फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो आप धोलावीरा को पकड़ के वही क्वेश्चन लिख दो कि भाई सिटाडल है, नॉन सिटाडल है, ग्रिड पैटर्न है, रेजर्वोयर्स हैं, कवर ड्रेन है, प्राइवेट आपके बाथरूम है, 2 स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, है ना, वो सारी चीज आप आराम से लिख सकते हो। तो आप यहाँ से गुजरात की हड़प्पन साइट का मैरीटाइम हेरिटेज भी आप यहाँ से बना सकते हो। ठीक है, लास्ट इज गुजराती कुछ डायनेस्टी है, ये डायरेक्टली पेपर में आ सकती है। 5 पॉइंट यहाँ पता होना चाहिए हमको। देखो यहाँ पर मैत्रक्स हैं, ये मैत्रक आपके गुजरात में रूल करते थे वल्लभी में, वल्लभ यूनिवर्सिटी से ही डायरेक्टली यहाँ मैत्रक में अपॉइंटमेंट होता था। फाउंडर कौन है मैत्रक के? भटारक वन। तो ये गुप्ता के गवर्नर थे, उन्होंने गुप्ता डिक्लाइन के बाद अपना इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया और वल्लभी इन्होंने अपनी कैपिटल बना ली। यहाँ जो किंग है अपने आपको महाराज बोलते थे, बाद में परम भट्टाचार्य महाराज बोलने लगे। इसका मतलब ये है कि सोवरेनिटी ले चुके थे। जब भी कोई टाइटल लेगा महाराजा धीराज, इसका मतलब वो सोवरन हो चुका है। एडमिनिस्ट्रेशन में आप देखोगे तो गुप्ता के अंडर थे, तो गुप्ता में ही भुक्ति, उपारिका, अमात्य, महातराज, ये सारे लैंड ग्रांट, तो गुप्ता वाला ही एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है। सोलंकी एंड वाघेला, सोलंकी आप देखोगे तो यहाँ मूलराज फर्स्ट है, भीमा वन, सिद्धराज वन, कुमारपाला। तो भीमा वन है, इसके टाइम पर आपका गजनी का अटैक होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैपिटल है अनहिलवाड़ा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने मोधेरा का सन टेम्पल बनवाया। एक आपका इन्होंने जैनिज्म को पैटर्नाइज किया, जैनिज्म करके इन्होंने क्या बनवाया? दिलवाड़ा का मंदिर बनवाया राजस्थान में, जो प्रॉपर मार्बल से बना, व्हाइट मार्बल से बना हुआ है। तो गवर्नेंस में स्ट्रक्चर्ड सेंट्रल प्रोविंशियल लेवल, मंत्री परिषद जो एडवाइस करी किंग को, रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड, ट्रेड ड्यूटी, टेम्पल लेवीज, ये सारे। बाकी गुजरात जो सल्तनत है इसका फाउंडर है जफर खान, इसने इंडिपेंडेंस घोषित करी 1407 में। मुजफ्फर शाह फर्स्ट, तैमूर ने वीकन कर दिया था उसके बाद। तो यहाँ पर अहमद शाह फर्स्ट, जिसने अहमदाबाद को फाउंड किया। महमूद बेगाड़ा ये गिरनार और चंपानेर के आसपास एक्सपेंड करता है। तो इनका दीवान, वजीर, काजी, सदर, ये सारे वही हैं जो दिल्ली सल्तनत की एडमिनिस्ट्रेशन है। तो यहाँ आप लिख सकते हो। लेगेसी में आप देखो अर्बन कोर, आर्किटेक्चर, ट्रेड कंटिन्यूटी। इसके अगेंस्ट में आप याद करना चाहो तो मैत्रक्स की वल्लभ यूनिवर्सिटी, सोलंकी का मोधेरा, सोमनाथ और ये मारोगुर्ज स्टाइल, वाघेले का ये अलाउद्दीन खिलजी के बाद ये कमजोर हुए। गुजरात सल्तनत में आपका अहमदाबाद, चंपानेर, चंपानेर करके ये भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चंपानेर में पावागढ़ करके फोर्ट वगैरह।
तो इन रूलर्स के क्या क्या हैं? मूलराज वन सोलंकी का फाउंडर सिद्धाराज जोशी, इसने सहस्त्रलिंग तालाब बनवाया था। कुमारपाल ने जैन पैटर्नेज दी। अहमद शाह ने अहमदाबाद का फाउंडेशन रखा। और महमूद बेगाड़ा गिरनार चंपानेर कॉन्क्वेस्ट किया। अब सोलंकी डायनेस्टी के अलग से क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप क्या बताओगे? मारू गुर्जर स्टाइल, गोल्डन ऑफ गुजरात, कीर्ति तोरण, सभा मंडपा, सब ट्रेन वाटर आर्किटेक्चर, रानी की वाव, कलिकल सरवाजन, हेमचंद्र, सिद्धा हेमन, दव्य कवा, रॉयल एंड मिनिस्टर। तो ये पॉइंट मैंने क्यों डाले हैं? बिकॉज यहाँ 2024 में क्वेश्चन आता है, ज्यादा पुराना नहीं है, इसलिए मैं इसको सीरियसली ले रहा हूँ। डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर इन द गुजरात अंडर द सोलंकी। तो ये हमारे पास 5-6 पॉइंट होने चाहिए, तब जाके बात बनेगी। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। टॉपिक काफी हैवी है, बट कीवर्ड्स याद रखो, खूब सारी प्रैक्टिस करो। इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी सजेशन है, कमेंट करके जरूर बताओ। कोई भी डाउट है कॉन्टैक्ट करो। यू कैन कॉन्टैक्ट टू दिस नंबर, यू कैन टॉक टू अस, यू कैन टॉक टू मी आल्सो। आई हैव गिवन यूपीएससी जीपीएससी, आई हैव क्वालिफाइड जीपीएससी प्रीलिम्स 5 टाइम्स एंड 3 बार मैंने मेंस भी लिखा है और 1 बार इंटरव्यू कॉल भी आई है। बाकी टाइम गुजराती लैंग्वेज की वजह से कुछ इशू रहे, बट मेंस आई वाज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो मेंस इज आर्ट, आई हैव डेवलप्ड दैट आर्ट। डॉक्टर अमित है, 5 यूपीएससी मेंस, 3 इंटरव्यू। सपोज आपको इन मेंटर से जुड़ने का मौका मिलेगा तो डोंट लूज दिस चांस। स्टे कनेक्टेड, कल मिलते हैं। जय हिंद।